कहानी की शुरुआत में हम देखते हैं जापानीज लड़के को जो कि अपना काम करके घर लौट रहा होता है। वह अपनी जिंदगी से बोरिंग होकर टीवी देखने बैठ जाता है। ताकुरू टीवी चलाता है और सोचता है कि अपनी जिंदगी में बदलाव लाना अच्छा होगा। टीवी देखते समय उसका चश्मा चमकने लगता है। वह एक अजीब दुनिया में पहुंच जाता है। एक अजीब आदमी उसको चाय का ऑफर करता है। ताकुरू कंफ्यूज हो जाता है। वह उसे बताता है कि वह उनकी दुनिया का सोलर सिस्टम मैनेजर है। ताकुरू देखता है कि वह आदमी अपनी छोटी सी उंगल पर मेडिसिन नाम का एक प्लेनेट बना रहा है। मैनेजर ताकुरू को बताता है कि मेडिसिन प्लेनेट एक दुर्गम जगह है जहाँ कोई सिविलाइजेशन पनप नहीं सकती। वह छोटे से प्लेनेट पर एक पानी की बूंद डालता है और कहता है कि मेडिसिन पे जाने के बाद ताकुरू पर यही प्रभाव पड़ेगा। ताकुरू को अचानक मिली इस जानकारी से झटका लगता है, इसलिए मैनेजर ने उसे बताया कि वह अपनी आत्मा को खो देगा क्योंकि वह पहले ही मर चुका है। हैरान ताकुरू को लगता है कि उसके पास कोई चॉइस नहीं है। मैनेजर ताकुरू को समझाता है कि उसे नई दुनिया में मदद करने के लिए स्पेशल पावर मिलेगी। वह ताकुरू को अनलिमिटेड माना देगा और पूछता है क्या उसे और भी पावर चाहिए, तो वह एक सुंदर खरगोश मांगता है। मैनेजर उसे सर्च एबिलिटी की पावर देता है जिससे वह कीमती चीजों को खोज सके। उसके लिए और पावर लिखने के बाद मैनेजर ताकुरू से कहता है कि अपनी सारी लूट रखने के लिए उसके पास एक बैग होगा और उसे मीडियम भाषा बोलने की एबिलिटी मिलेगी। अचानक ताकुरू का शरीर गायब होने लगता है और मैनेजर को लगता है कि शायद उसने उसे भी गायब कर दिया। मैनेजर ताकुरू के पार्टनर को देखकर चिंतित हो जाता है, लेकिन उसे बताता है कि वह ठीक हो जाएगा। ताकुरू को लगता है कि उसके साथ बहुत बड़ा धोखा होने वाला है, लेकिन जैसे ही वह नई दुनिया में एंटर करता है उसकी आंखों की रोशनी धुंधली हो जाती है। जल्दी वह एक हरे भरे जंगल में एक पेड़ पर टिककर सोता हुआ है। जब ताकुरू ऊपर देखता है तो उसे आकाश में एक विशाल ह्यूज प्लेनेट दिखाई देता है। वह और लोगों को ढूंढने की तलाश करने के लिए उठता है। कुछ दूर चलने के बाद ताकुरू को एक गाँव मिलता है, लेकिन वह वरीड हो जाता है क्योंकि उसके पास पैसे नहीं है। मैनेजर की सर्च एबिलिटी को याद करते हुए वह वस्तुओं को खोजने का प्रयास करता है। ताकुरू एक छड़ी निकालता है जिससे कुछ भी नहीं होता और सोचता है कि शायद उसने जादू का इस्तेमाल गलत कर दिया है। वह जादू को जमीन पर लिखने लगता है जिससे उसकी सर्च एबिलिटी एक्टिवेट हो जाती है और उसके आसपास पड़ी वस्तुओं के बारे में पता लग जाता है। ताकुरू ने एक चीज को स्कैन किया और पाया कि ये भी ग्रेट नाइट ग्रास है। इस चीज से उत्साहित होकर वह कई घास फूस चीजें उठा लेता है। हालांकि ताकुरू निराश हो जाता है क्योंकि वह सभी ई रैंक वाले हैं। फिर उसे एक सुंदर पत्थर मिलता है, लेकिन स्कैन करने पर पता लगता है कि वह वास्तव में राक्षस का मल है। ताकुरू को यह देखकर हैरानी होती कि ये मल सी रैंक का है और वह उस आइटम को बैग में रख लेता है। वह सामान को बेचने के लिए गांव की ओर निकल पड़ता है और एंट्रेंस गेट पर एक गार्ड को वासी लेते हुए देखता है। गार्ड उसकी हाइट देखकर सरप्राइज हो जाता है और पूछता है क्या वह नाइट है। हालांकि ताकुरू बताता है कि वह एक सिर्फ गैदर है और गार्ड अपने बारे में बताता है, मेरा नाम मार्ले है, मैं इस गेट का सिक्योरिटी गार्ड हूँ। मार्ले दरवाजा खोलता है और बताता है कि ताकुरू की जड़ी बूटियां करने के लिए एक जनरल स्टोर है। जैसे ही ताकुरू अंदर जाता है वह आसपास की अजीब चीजों को देखकर शर्मिंदा महसूस करता है। वह जनरल स्टोर में जाता है। शॉपकीपर उसे बोलता है क्या उसे चाहिए। ताकुरू पूछता है क्या वह मॉन्स्टर का मल बेच सकता है और दुकानदार वस्तु की गुणवत्ता देखकर उत्साहित हो जाता है और वह ताकुरू से कहता है कि ये एक सोने के सिक्के के बराबर बिकेगा। इसलिए वह उससे पूछता है क्या यह किसी सराय में रखने के लिए पर्याप्त धन होगा। इसलिए शॉपकीपर उसे बताता है कि तुम एक सोने के सिक्के से होटल का 2 रातों का खर्चा निकाल सकते हो, जिसकी कीमत एक रात के 500 रेप है। ताकुरू ये जानकर हैरान होता है कि मल की कीमत इतनी अधिक है और वह दुकानदार की बताई कीमत को खुशी खुशी मान जाता है। दुकानदार चमकदार मल को अपने चेहरे में रगड़ता है और पूछता है कि ताकुरू के पास क्या और भी मटेरियल है। ताकुरू उसे सारी जड़ी बूटियां देता है जिससे दुकानदार उसकी स्किल से प्रभावित हो जाता है। दुकानदार पूछता है कि वह अपनी छोटी सी दुकान में रेयर वस्तुओं को क्यों बेच रहा है, तो ताकुरू उसे कहता है कि वह ट्रैवलिंग मर्चेंट है और सोचता है कि उसके पास स्किल है। दुकानदार ताकुरू से एक सीरियस काम के लिए पूछता है। वह पूर्वी पर्वत से कुछ दुर्बल पत्थर की मांग करता है। ताकुरू उसे एक नॉर्मल मैप मांगता है। दुकानदार ताकुरू की सभी वस्तुओं के लिए उसके पैसे देता है जो कि होते हैं 3,60,000। ताकुरू की आंखें इतना सारा पैसा देकर फटी रह जाती है। दुकानदार उसे चेतावनी देता है कि पहाड़ में उसका सामना मॉन्स्टर से होगा। अपने पैसे से ताकुरू आराम करने के लिए एक होटल बुक करता है। एक एम्प्लॉय गर्म पानी का टब लेकर कमरे के अंदर आती है। वह ताकुरू से कहती है कि वह इस पानी से अपना पूरा शरीर साफ कर सकता है। वह उसे पूछता है वह पूरी तरह से कहाँ नहा सकता है। वह उसे कहती है उनकी दुनिया में अमीर लोग ही पूरा नहाने का खर्चा उठा सकते हैं, लेकिन ताकुरू एक वाटर मैजिशियन से भी इसके लिए पूछ सकता है। अपना मैजिक इस्तेमाल करने के लिए उत्साहित ताकुरू कटोरा ले लेता है और लड़की को कुछ पैसे देता है। उसके जाने के बाद ताकुरू नहाने के लिए कुछ शब्दों का जाप करने की कोशिश करता है। सफाई शब्द से एक पानी का प्रभाव निकलता है जो ताकुरू के शरीर को गहराई से साफ कर देता है। उसके कमरे के बाहर की लड़की ताकुरू की आवाज सुनकर चौंक जाती है। वह खुश होता है कि उसका शरीर साफ हो गया है, लेकिन वह दुखी होता है कि वह पूरी तरह से अच्छे से नहीं नहा पाया।
पाया। अगले दिन ताकरू कुछ और जड़ी बूटियां इकट्ठा करता है, तभी वह एक हुकुम का निशान देखता है। वहाँ पर देखने के लिए वह वहाँ पर जाता है तो उसे एक सड़ा हुआ कंकाल मिलता है जो कि लड़ाई का सामान पहने हुआ है। ताकरू उस कंकाल को देखकर पीछे गिर जाता है। उसे पता लगता है कि ये ई रैंक वाले एडवेंचरर का कंकाल है। वह एक ताबीज निकालता है जिसमें उसकी बहन के द्वारा लिखा हुआ लेटर होता है। ताकरू को मालूम पड़ता है कि वह एडवेंचरर अपने पिता की बीमारी का इलाज करने के लिए धन इकट्ठा कर रहा था, लेकिन उसकी बहन चाहती थी कि वह घर लौट आए। उस गिरी हुई आत्मा के लिए दुखी होकर उसके लिए एक कवर बनाता है उसके लिए और प्रार्थना करता है। इसके बाद वह अपने चारों ओर एक मैजिक बैरियर बनाता है और आग जलाने के लिए कुछ ईंधन का इस्तेमाल करता है। ताकरू बर्तन को आग पे रखता है, उसमें पानी और सब्जियां भरकर स्टू बनाता है। इसके बाद वह मीट को स्टू में डालता है और देखता है कि हीटिंग से इंग्रेडिएंट पक जाते हैं। जब स्टू तैयार हो जाता है तो ताकरू एक निवाला खाता है। उसे खाकर स्वादिष्ट लगता है। वह आइस स्काई की दुनिया की प्रशंसा करता है कि उसने इतने सारे उसे स्वादिष्ट मसाले दिए। खाने के बाद ताकरू एशियन ड्रैगन के सफेद जंगल में चला जाता है। ये जानते हुए कि आसपास खतरनाक जानवर हैं। वह किसी मैजिक से लाइट बनाता है। लाइट से उसके आसपास की जड़ी बूटियां दिखने लगती हैं। ताकरू निराश हो जाता है क्योंकि वहाँ पर कोई काम की चीज नहीं है। वह इस बात से ग्रेटफुल महसूस करता है कि उसे कोई मोस्टर नहीं मिला और वह जड़ी बूटियां तोड़ना शुरू कर देता है। ताकरू को लगता है कि उसके शरीर की भयानक गंध से मोस्टर डर रहे होंगे और वह खुशी खुशी जंगल से भागने लगता है। जल्दी उसे टनल से एक रोशनी दिखाई देती है और वह बाहर निकलने के लिए उसकी ओर दौड़ता है और अचानक वह खाई में गिर जाता है। वह जल्दी से एक डिक्शनरी पढ़ लेता है और वह उड़ने का स्पेल ढूंढ लेता है। स्पेल की चमक ताकरू के शरीर को ढक लेती है और ताकरू को आराम से जमीन पर उतार देती है और वह एक गहरी सांस लेता है कि वह जिंदा है, लेकिन वह अपने चारों ओर के सिंबल को देखता है। ताकरू एक हथौड़ा निकालता है और सारे और निकालने लगता है। वह एक टुकड़ा तोड़ता है, पता लगता है कि वह एक चांदी है, लेकिन उसे कोई मितल नहीं मिलता। वह दोबारा से सर्च स्पेल का इस्तेमाल करता है और कुछ छिपी हुई चीजें ढूंढता है, लेकिन उसे अपने चारों ओर जमीन हिलती हुई महसूस होती है। वह और चीजों को ढूंढने के लिए वहाँ से निकल पड़ता है। वह छिपी हुई चट्टान को देखने के लिए आग के गोले का मंत्र इस्तेमाल करता है। एक बार जब स्पेल चट्टान को तोड़ देता है तो ताकरू को उसके अंदर गहराई में मितल के कुछ टुकड़े मिलते हैं। इतना कम मितल देखकर वह निराश हो जाता है और ज्यादा चीजों की खोज करने के लिए हिलती हुई जमीन की ओर ध्यान नहीं देता। वह गुफा की बाकी हिस्सों की खोज करता है और उसकी गहराई में उसे एक प्राचीन पानी का झील मिलता है। वह पानी को स्कैन करता है और उसे पता लगता है कि ये ऐसे रैंक वाला मैजिक एलिमेंट वाला पानी है। ताकरू इस चीज को देखकर उत्साहित हो जाता है, लेकिन उसे पता लगता है कि वास्तव में ये एशियन ड्रैगन का घोंसले का पानी है। एक गहरी आवाज गूंजती है जो घुसपैठिए की पहचान पूछती है, लेकिन ताकरू उसे अनसुना कर देता है और सोचता है कि पानी कैसे इकट्ठा किया जाए। वह पानी पीने की कोशिश करता है। अचानक पानी फट पड़ता है, पानी में से ड्रैगन बाहर आ जाता है। वह गुस्से से ताकरू से बोलता है कि वह उसे अनदेखा करना बंद करे और वह चुपचाप उस क्रीचर को देखता रहता है। ड्रैगन को पता चलता है कि वह उसकी प्रेजेंस से कितना शांत है और ताकरू उसकी लेयर में घुसपैठ करने के लिए माफी मांगता है। जब ड्रैगन ताकरू के शरीर की जांच करता है तो उसे उसके शरीर से अजीब महसूस होता है। ड्रैगन ताकरू के साहस के प्रति सम्मान महसूस करता है और उसकी पहचान पूछता है। ताकरू बोलता है कि मैं एक इंसान हूँ और वह अपने शरीर में मौजूद माना से ड्रैगन को हैरान कर देता है। ड्रैगन ताकरू से बोलता है कि उसके माना के कारण उसकी नींद खुल गई, लेकिन वह कंफ्यूज महसूस करता है। ड्रैगन ताकरू को बताता है कि उसका माना भी उसके माना जितना ही पावरफुल है और ताकरू को पता लगता है कि वह एक प्राचीन जानवर से बात कर रहा है। ड्रैगन अपने बारे में बताता है कि मेरा नाम बोल्डियस है। ताकरू पूछता है क्या वह उसे बोल्ड बुला सकता है। बोल्डियस कहता है कि ठीक है, तुम कह सकते हो। वह ताकरू से एक फेवर मांगता है और कहता है क्या अपनी अविश्वसनीय शक्ति से उसके बच्चे को जगा सकता है। ताकरू सरप्राइज होता है तो वोल्ड समझ जाता है कि मैजिक उसके आसपास स्थिर हो गया है। वह ताकरू को उसकी सेवा के लिए कुछ न कुछ भुगतान करने की पेशकश करता है और इनाम के रूप में उसे शुद्ध मिथल का एक बड़ा पत्थर का टुकड़ा देता है। ताकरू वोल्ड से पूछता है कि अंडा कहाँ है। ड्रैगन पानी से एक बड़ा काला अंडा बुलाता है। वह उस अंडे को ताकरू को दे देता है जो कि अंडे को अपने कान के पास रखता है और अंदर मौजूद ड्रैगन के बच्चे की धड़कन को सुनता है। ताकरू को आश्चर्य होता है कि वह अंदर के बच्चे को कैसे जगाए और वोल्ड अंडे के अंदर अपना माना डालने के लिए बोलता है। वोल्ड बताता है कि ये लाइट स्पेल बनाने जैसा ही है, इसलिए ताकरू उस अंडे को गर्म करने लगता है। गर्म होने के बाद अंडा एक पावरफुल ऑरा छोड़ता है और ताकरू के सारे माने को अपने अंदर खींचना शुरू कर देता है। वो एक विलन की तरह हंसना शुरू कर देता है। ताकरू को एहसास हो जाता है कि इस जानवर ने उसे धोखा दे दिया है। अपनी ताकत खोने के कारण ताकरू की विजन धुंधली हो जाती है और वह खुद को पानी में डूबा हुआ महसूस करता है। ताकरू को सपने में एक अजीब सी आवाज सुनाई देती है जो उसे लापरवाह होने के लिए डांट रही है। एक आदमी ताकरू के सामने आता है और कहता है कि उसे ड्रैगन से दूर भाग जाना चाहिए था। वह ताकरू को बताता है कि वह मेडियस प्लैनेट के साथ खेल रहा है, लेकिन ताकरू ने वहाँ अपने दूसरे दिन ही पूरी दुनिया को हिला के रख दिया है। उस आदमी को लगता है कि ताकरू की लापरवाही अंतरिक्ष मैनेजर की सुरक्षा को कम कर देगी, लेकिन तभी उसे याद आता है कि उसे एक सुंदर
साथी चाहिए था। जैसे ही ताकरू की आंखें दोबारा से बंद होने लगती हैं, वह आदमी उससे कहता है कि ताकरू को स्पष्टीकरण से मांगने से पहले उसे कुछ परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। उसकी विजन धुंधली हो जाती है और वह रियल वर्ल्ड में जाग जाता है। ताकरू को अंधेरी गुफा में एक प्यारी सी चीखने की आवाज सुनाई देती है और वोल उससे पूछता है क्या वह ठीक है। ताकरू को लगता है कि वोल नकली आवाज के साथ उसके साथ मजाक कर रहा है और उसे बेनकाब करने के लिए लाइट स्पेल का इस्तेमाल करता है। हालांकि वह देखता है कि वे एक ड्रैगन के बच्चे की आवाज थी जो सीधे उसके चेहरे पर कूद जाता है। ताकरू ड्रैगन के बच्चे को नीचे रख देता है तो वोल उससे उसका नाम पूछता है। ताकरू हैरान होता है कि वोल उसके अपने बच्चे का नाम रखने दे रहा है। ड्रैगन बताया है कि उसके बच्चे का पहले से ही एक ड्रैगन नाम है, लेकिन ताकरू को उसे अपना कॉमन नेम देना चाहिए। ताकरू उठा है और अपने दिमाग पे जोर डालता है। काला रंग होने के कारण उसे वह बी नाम देता है। उस ड्रैगन के बच्चे को अपना नाम पसंद आता है और वह खुशी के कारण ताकरू के चेहरे को चाटना शुरू कर देता है। बोल्ड अपने बच्चे को उसके पूरे नाम ब्लैक नोवी वोल्डियस के से बुलाता है। सूटेबल निकनेम देने के लिए ताकरू की प्रशंसा करता है। फिर वोल्ड ताकरू से कहता है कि वी तुम्हारे साथ दुनिया भर में साथ मिलकर यात्रा करेगा। ताकरू को लगता है कि बच्चा उसकी पार्टी में शामिल हो गया है और वह वोल्ड को बोलता है कि तुम्हें कुछ समय अपने नए बच्चे के साथ समय बिताना चाहिए। वह सोचता है कि वोल्ड को अपने बच्चे को किसी अजनबी के भरोसे नहीं छोड़ना चाहिए, लेकिन वोल्ड को ताकरू पर भरोसा है क्योंकि वह उसे अधिक शक्तिशाली है। इसके बाद वे पानी में वापस लौटने से पहले ताकरू के वेग पर लाइट फेंकता है। जैसे ही वी ताकरू के चेहरे पर लाइट टपकाना जारी रखता है, वोल्ड गहराई में जाने से पहले उसे अलविदा कहता है। ताकरू इस एक्सपीरियंस से सरप्राइज हो जाता है और सीरियसली वी से पूछता है कि क्या वह उसके साथ जर्नी के लिए तैयार है। वी खुशी खुशी मान जाता है। अपनी जर्नी शुरू करने से पहले ताकरू उसके बदबूदार शरीर को धोता है। कुछ समय बाद ताकरू वी के साथ गुफा से बाहर निकल आता है और जंगल में खुशी खुशी वी को घूमते हुए देखता है। ताकरू को लगता है कि रात में यात्रा करना कोई अच्छा विचार नहीं है। भूख लगने पर वह रात के लिए वहीं डेरा लगाने का निर्णय लेता है। खाने के लिए तैयारी करने के लिए कुछ जादुई तत्व वाला पानी निकालता है। अपने थैले में पानी देखकर ताकरू को याद आता है कि वोल ने उसके थैले को जादुई झील से जोड़ा था ताकि वह वी को खाना खिला सके। वी खुशी से पानी पीता है और मांगता है। ताकरू उसे एक और कप देता है। हालांकि वी ताकरू को ये कप पीने को कहता है, इसलिए वह इसे ले लेता है और जादुई पानी को पी लेता है। ताजा पानी पीने के बाद ताकरू कुछ जादुई पत्थर नीचे रख देता है और उनके चारों तरफ एक बैरियर बना देता है। वह बोलने वस्तुओं को इतनी आसानी से उपयोग करके उसे याद आता है कि इस दुनिया में वे कितने मूल्यवान है। हालांकि वह खुद के मैजिक से और माना पत्थर बना सकता है, इसलिए ताकू छोटी मोटी चीजों के लिए उनका इस्तेमाल कर सकता है। एक और मैजिक स्टोन तैयार होने के बाद ताकरू खाना पकाने के लिए उन्हें गर्म करता है। यहाँ तक कि वी भी सरप्राइज हो जाता है जब वह ताकरू को महंगे पत्थर को रसोई के चूल्हे में बदलते हुए देखता है। ये जानते हुए कि ये पहले जैसा ही डिश है, ताकरू कुछ और स्टेक और स्टू बनाता है, लेकिन इसे खाने में बहुत स्वाद आता है क्योंकि इसका स्वाद बहुत अच्छा है। वह वी को देखता है, वह लाल टपका रहा होता है, लेकिन उसे चिंता होती है कहीं वे विदेशी भोजन उसे नुकसान ना पहुंचा दे। ताकरू वी को खाने के लिए थोड़ा सा हिस्सा देता है और गर्म खाना खाने से उसका मुंह जल जाता है। उसे खाने में मदद करने के लिए ताकरू भोजन पर फूंक मारकर उसे ठंडा कर देता है। फाइनली वी एक अच्छे स्टू का आनंद लेता है और भोजन से अपना पेट भर लेता है। वह ड्रैगन को इधर उधर लेटते हुए देखकर ताकरू को आश्चर्य होता है कि उसे अपने पिता को छोड़ने का दुख क्यों नहीं है। जवाब में वी ताकरू को गले लगा लेता है, जिससे उसे एहसास हुआ कि उसके साथ रहना उसे खुशी देता है। ताकरू उसके रिस्पॉन्स से खुश होता है और वी के स्टेट चेक करता है। भी छोटी उम्र में भी वह शक्तिशाली मौलिक एबिलिटी के साथ एक पावरफुल वी रैंक पर है। ताकरू वी के बारे में सीरियस हो जाता है। वह सोचता है कि ये अभी भी एक बच्चा है जिसे पालने की जरूरत है। असली बच्चे को देखते हुए सीरियसली उसे चेतावनी देता है कि वह कुछ भी खतरनाक करने की कोशिश ना करे, भले ही वह बहुत स्ट्रॉन्ग हो। ताकरू उसे याद दिलाता है अगर कुछ गलत हुआ तो उसे बोल्डर से डांट पड़ेगी, लेकिन वह उसकी पूरी बात होने से पहले ही सोने लगता है। उसे सोते हुए देखकर ताकरू को हैरानी होती है कि स्पेसमैन ने जानबूझकर उसे रेप्टाइल साथी दिया। अगले दिन ताकरू दोबारा से जंगल में पहुंचने के लिए पहाड़ पर चढ़ता है। मुझे ये देखकर हैरानी हो रही कि दिन के समय जंगल इतना शांत दिखता था। ताकरू सोचता है कि उसे बर्फीले आकाश की दुनिया के नियमों के बारे में इतना चिंतित नहीं होना चाहिए। जब भी खेलना शुरू कर देता है तो ताकरू अपनी सर्च स्किल का उपयोग करके बेचने के लिए और अधिक जड़ी बूटियां ढूंढना शुरू करता है। जैसे ही उसे कुछ नई जड़ी बूटियां मिलती है भी डरकर वापस आ जाता है। ताकू मोस्टर को सर्च करता है और उनमें से एरिया में कहीं का पता
पता लगाता है। जब वे प्रीवियस एक्सपीरियंस को याद करता है जब मॉन्स्टर उसकी गंध से डर गए थे, ताकुरो को याद आता है कि उसकी गंध गुफा में जाने से दूर हो गई। कुछ मॉन्स्टर लूट पाने की इच्छा से वह मॉन्स्टर से लड़ने के लिए तैयार हो जाता है। अचानक एक क्रूर रोक फाल्कन ताकुरो के पीछे दौड़ता है, लेकिन उसे भयानक ड्रैगन की तुलना में ये प्यार लगता है। पक्षी के मांस को देखकर ताकुरो उसे खाने का फैसला करता है। जैसे पक्षी ताकुरो पर हमला करता है, वह एक बैरियर बना लेता है और हमला करने के लिए कुछ बर्फ की क्रिस्टल तैयार करता है। एक ही हमले में ताकुरो पक्षी को मुर्गे के सब में बदल लेता है। फिर वह अपने आसपास कुछ सांप भेड़ियों को देखने के लिए मुड़ता है। जैसे ही भेड़िया ताकुरो की ओर दौड़ता है, स्पीड बढ़ाने के लिए एबिलिटी का इस्तेमाल करता है और उसके हमले से बचने के लिए कूद जाता है। फिर वह अदर स्किल से अपने शरीर को कठोर बनाता है और भेड़ी की खोपड़ी पर वार करता है। इसे खत्म करने के बाद ताकुरो 2 और भेड़ियों को बाहर निकाल देता है, लेकिन एक चालाक भेड़िया उसके पीछे देखते हुए आता है। हालांकि बाकी भेड़ियों को खत्म करने से पहले उसे आसानी से दूर भगा देता है। ताकुरो सभी मॉन्स्टर के मांस और सामग्री इकट्ठा करना शुरू कर देता है, लेकिन आसपास और भी अधिक मॉन्स्टर को देखता है। ताकुरो अपना पूरा दिन लड़ाई में नहीं बिताना चाहता, इसलिए वह सोचता है कि कैसे बच के भागा जाए। इसलिए वी उसे पकड़ लेता है और अपने पंख फड़फड़ाने की भरपूर कोशिश करता है। ताकुरो को नहीं लगता है कि वी इतना स्ट्रॉन्ग है कि वे उसे उठा सके, लेकिन वास्तव में उसे उठा लेता है, जिससे उसे सरप्राइज होता है कि वी उसे आसानी से उड़ा पाता है। ताकुरो एक मैजिक से अपना वजन कम कर लेता है और उसके साथ आकाश में उड़ जाता है। जैसे एक लड़की आँख खोलती है, वी ताकुरो को अंतरिक्ष में ले जाता है, जो उसे बताता है कि ये बहुत ऊपर जा रहा है। सरप्राइज होगा बेबी ड्रैगन ताकुरो को जमीन पर गिरा देता है। वह जागता है और वी को अपना चेहरा चाटते हुए देखता है। उसे एहसास होता है कि रियल में वह उसे जंगल से बाहर ले आया है। ताकुरो वी की स्पीड से हैरान हो जाता है और उसकी मदद करने के लिए उसे धन्यवाद करता है और ड्रैगन को याद दिलाता है कि अगली बार वह उस पर कंट्रोल रखे, क्योंकि वह उसकी सारी पावर को संभाल नहीं सकता। उसकी तारीफ से वी ताकुरो को गले लगाने की कोशिश करता है, लेकिन वह उसके पेट पर सिर से बार कर देता है। इसके बाद वे ट्रोमी गांव की ओर वापस चल पड़ते हैं। वापस आते समय वी को ताकुरो के हाथ में एक अजीब सी शाखा दिखाई देती है। वह उसे बताता है कि इसे ड्रेसल विरांज कहा जाता है। ताकुरो बताता है कि इस दुनिया में आने के पहले दिन से ही उसके पास ऐसे रैंक की एक लेजेंडरी वस्तु थी, लेकिन इसकी शक्तियां वर्तमान में इनएक्टिव हैं। वी लकड़ी पर एक धुआं उड़ाता है। ताकुरो यह देखकर हैरान रह जाता है कि वी की मैजिक सांस ने वास्तव में सोई हुई चीज को जगा दिया है। वह इस बात पर सोचता है कि इस नए डंडे को कैसे इस्तेमाल किया जाए। उसे लगता है कि वह एक खोज करता है कि वजह एक मैजिशियन लगेगा। अचानक उन्हें जंगल में गुर्राहट की आवाज सुनाई देती है और ताकुरो वी को सतर्क रहने के लिए कहता है। जैसे ही ताकुरो को हैरानी होती है कि क्या ये दूसरा मॉन्स्टर है, वी अचानक शोर की ओर उड़ जाता है। ताकुरो उसका पीछा करता है और उम्मीद करता है कि बेबी ड्रैगन सुरक्षित होगा। वह वी को एक पेड़ पर चारों ओर चक्कर लगाते हुए देखता है और वह एक यंग एल्फ को उसके नीचे गिरा हुआ पाता है। ताकुरो को हैरानी होती है कि क्या उस पर गुर्राते मॉन्स्टर ने हमला किया, लेकिन एल्फ का भूखा पेट उसके प्रश्न के उत्तर दे देता है। एल्फ कहते हैं कि उसने कई दिनों से खाना नहीं खाया। एल्फ उससे पानी मांगता है। वह अपने थैले से हाथ डालकर कुछ ताजा पानी निकालता है। वह तुरंत उसे पी लेती है और एल्फ उसे उसकी मदद करने के लिए धन्यवाद देती है, लेकिन फिर भी उसे खाने के लिए भूख लगती है। ये याद करते हैं कि उसके पास कुछ दोपहर का भोजन बचा हुआ है। ताकुरो उसे एक सैंडविच देता है और एल्फ लालच से उसे खा लेती है। जब लड़की उसकी खाने की तारीफ करती है तो ताकुरो एक एल्फ का इतना असभ्य व्यवहार देखकर हैरान रह जाता है। वह लड़की को बोलता है कि एक भूखे व्यक्ति को बासी रोटी भी स्वादिष्ट लगती है और वह उससे कहते हैं जिंदा रहते हुए वह दोबारा से मुरझा गई है। उसे हैरानी हो रही है कि उसका वजन इतनी जल्दी कैसे खत्म हो गया। ताकुरो उससे बोलता है कि गांव जंगल से ज्यादा दूर नहीं है। वह उसे बताती है कि वह जल्दबाजी में चली गई थी, तो ताकुरो उसे लापरवाही बरतने के लिए डांटता है। शर्मिंदा महसूस करते हुए लड़की समझाने की कोशिश करती है, लेकिन ताकुरो को उसकी बुरी गंध का एहसास होता है। वह डिसअपॉइंट हो जाता है कि उसकी गंध फूलों की बजाय एक मल जैसी है और एल्फ गर्ल उसकी बातों से नाराज हो जाती है। वह उसकी मदद करने के लिए धन्यवाद देती है और उठकर जंगल की ओर भाग जाती है। एक बार लड़की चली जाती है तो ताकुरो घर जाते समय कुछ और मटेरियल इकट्ठा करता है। जंगल के बाहर वी को कुछ दिखाई देता है और ताकुरो को एक सड़क पर गाड़ी दिखाई देती है। जैसे ही गाड़ी करीब आती है तो ताकुरो को पता लगता है कि इसे एक विशेष ई रैंक यूनिकॉर्न घोड़ा खींच रहा है। पूरन नाम का आदमी उससे पूछता है कि वह जंगल में क्या कर रहा है, तो ताकुरो उसे बताता है कि वह टोरमी गांव जा रहा है। पूरन हैरान होता है कि वह वहां पर पैदल जा रहा है, जबकि बच्चे और उसकी पत्नी उसे क्यूरियोसिटी से देख रहे हैं। उसके हाथ में छड़ी देखकर वह ताकुरो से पूछते हैं क्या वह एक मैजिशियन है। वह उन्हें बताता है कि वह एक सिर्फ गैदर है और पूरन उसके दुर्बल काम से प्रभावित होता है। वह उसे बताता है कि वह भी टोरमी की ओर जा रहा है। पूरन ताकुरो को उसके साथ चलने के लिए पूछता है। वह ये कहते हुए मना कर देता है कि वह गाड़ी में फिट होने के लिए काफी बड़ा है और पूरन के बच्चे ताकुरो की अजीब उपस्थिति पर हंसते हैं। हालांकि पूरन ताकुरो को एक बार और अपने साथ चलने के लिए कहता है, इसलिए वह गाड़ी के पीछे बैठ जाता है। तो वह सोचता है कि इस दुनिया के सही बच्चों से इतना पसंद क्यों करते हैं। पूरन उसके आकार के लिए चिढ़ाता है और ताकुरो फिर से इतनी जगह घेरने के लिए
माफी मांगता है। पोरन का कहना है कि तोरमी की किसी जरूरतमंद निवासी की मदद करने में कोई आपत्ति नहीं और उनका परिवार भी इनसे सहमत है। ताकुरो को ये देखकर हैरानी होती है कि इतने छोटे से बच्चे खतरनाक जर्नी पर जा रहे हैं। पोरन की बेटी यूनन उसे एक उपहार देती है। गिफ्ट लेते समय वह उनसे पूछता है कि पूरा परिवार उस पर इतने आसानी से भरोसा क्यों कर रहा है। पोरन का बेटा जिसका नाम किन है उसे बताता है कि यदि ताकुरो बुरा आदमी होता तो उनकी मैजिकल आइटम उन्हें सचेत कर देती। ताकुरो मैजिक स्टोन के साथ एक छोटी सी घंटी देखता है और सोचता है कि क्या वह भी एक ऐसी कोई वस्तु बना सकता है। फिर उसे याद आता है कि उसने अपने बारे में बताया नहीं और पोरन की पत्नी एलाइजा अपने बारे में बताती है। अचानक भी ताकुरो के बैग में हिलने लगता है और बच्चे इसे देख लेते हैं। वे अजीब आवाज के बारे में पूछते हैं। ताकुरो उसे छिपाने की कोशिश करता है क्योंकि वह एक दुर्लभ मोस्टर है। एलिजा बताती है एडवेंचर लोगों के लिए पालतू मोस्टर रखना कोई दुर्लभ बात नहीं है, इसलिए वे उन्हें दिखाने के लिए मान जाता है। एक बार भी बाहर आ जाता है, बच्चे उन पर फिदा हो जाते हैं, जबकि पोरन और उसकी पत्नी इस बात से सरप्राइज है कि ताकुरो ने बी की असली पहचान छिपाने के लिए एक दुर्लभ ड्रैगन खरीदा है जो कि एक एशियन ड्रैगन है। ताकुरो उन्हें बताता है कि ये सिर्फ एक ब्लैक ड्रैगन है। वे सोचते हैं क्या वह एक ड्रैगन नाइट है। ताकुरो उन्हें बताता है कि उसे अभी अभी एक ड्रैगन का अंडा पाया था जिसे वह सहता है, जबकि भी प्लेटा की तरह ताकुरो का उपयोग करता है। पोरन को हैरानी होती कि वह अपने आप ही ड्रैगन के बच्चे को पैदा कर सकता है। ताकुरो एलाइजा से पूछता है कि ड्रैगन कितने रेयर है और वे बताते हैं कि ड्रैगन नाइट को देखना पहले से ही असामान्य है, लेकिन असली ड्रैगन को ढूंढना और भी कठिन है। वीडियो गेम के ड्रैगन नाइट के बारे में सोचते हुए ताकुरो सोचता है कि क्या वह इस दुनिया में एक ऐसा भी नाइट पा सकता है। बाद में रात में जब वे आराम करने के लिए रुकते हैं तो वह अपने मैजिक स्टोन का इस्तेमाल करके अपने आसपास बैरियर खड़ा कर देता है। पोरन राहत महसूस करता है कि अब कोई मोस्टर उन्हें परेशान नहीं करेगा। ताकुरो उन्हें बताता है कि बी किसी भी सस्पिशियस चीज पर नजर रखेगा। जैसे भी इधर उधर उड़ता है, परिवार को उनकी पावर से सुरक्षा महसूस होता है। जैसे ही एलिजा रात का खाना बनाने के लिए तैयार होती है, ताकुरो पूछते क्या वह रात के लिए खाना पकाने का काम संभाल सकता है। जैसे वह खाना पकाने के लिए अपने बैग से खाने का सेट निकालता है, बच्चे सोचते हैं कि ताकुरो एक असली मैजिशियन है। उन्हें बताता है कि ये सिर्फ खाना पकाने के लिए एक स्टोरेज बैग है। खाना तैयार होने के बाद फैमिली खाने के लिए उत्साहित होता है। ताकुरो बच्चों को भोजन खाने के लिए कहता है। जैसे ही बच्चे खाने का एक निवाला लेते हैं, उन्हें ये खाना बहुत ही पसंद आता है। पोरन और एलाइजा भी कुछ खाना खाता है और एलाइजा ताकुरो के खाना पकाने की तारीफ करती है। हालांकि पोरन अपने कंधे लाते हुए चुप रहता है तो एलिजा उसे पूछती है क्या वह ठीक है। अचानक उसके चेहरे पर आंसू आ जाते हैं और रोते हुए कहता है कि जर्नी के दौरान तमाम सूखे मांस के खाने के बाद आखिरकार उसे असली खाना खाने को मिला। पोरन कैसे बर्ताव से ताकुरो हंसने लगता है। पोरन उसे पूछता है क्या उसने भोजन का स्वाद बढ़ाने के लिए किसी प्रकार का मैजिक किया था। यहाँ तक कि बच्चे भी खाना खत्म करने से पहले अपने पिता के मजाकिया हरकतों पर हंसना शुरू कर देते हैं। जब उनका काम पूरा हो जाता है तो पोरन अपना गिटार निकालता है और एलिजा संगीत के साथ उसके साथ गाना शुरू कर देती है। ताकुरो पोरन के खुश बच्चों के साथ खेलना शुरू कर देता है और परिवार के साथ खुशियां बांटता है। उसे पृथ्वी पर अपना पुराना जीवन याद आता है। पोरन के परिवार के साथ अपना समय आनंद पूर्वक बिताता है। ताकुरो का मानना है कि अन्य लोगों के साथ समय बिताना एक अद्भुत अनुभव है। मुझे खुशी है कि बर्फीले आकाश की दुनिया ने उसे अन्य लोगों के साथ एक नया जीवन दिया है। खेल खत्म होने के बाद वह वी को सुला देता है। छोटे ड्रैगन के गड़ाते लेते हुए ताकुरो अपने बिस्तर पर लेट जाता है और खूबसूरत तारों भरे आकाश को देखता है। अगली सुबह बी और बच्चे अभी भी सो रहे हैं, जबकि ताकुरो कैंची साफ कर रहा है। तभी वहाँ पर एलिजा आती है और उसे पूछती है कि वह इतनी जल्दी क्यों उठ गया है। तो वह बताता था कि वह अपने औजारों को इकट्ठा करने में लगा हुआ है। वह उसके काम के तरीके की तारीफ करती है और चली जाती है। कैंची पकड़ते ताकुरो सोचता है कि वह मूल रूप से गैदरिंग इसलिए बना था क्योंकि ये पैसा कमाने के लिए जरूरी था, लेकिन वह अब इस काम से भरपूर मजा लेता है। पास में ही पोरन उसे बताता है कि वे नाश्ते के बाद चले जाएंगे, इसलिए ताकुरो उससे इस बार गाड़ी चलाने के लिए कहता है। पोरन मान जाता है, इसलिए ताकुरो आगे बढ़ता है और बारिश का सामना करता है। वह सुंदर यूनिकॉर्न की सवारी का आनंद लेता है, जबकि पोरन को पता चलता है कि वे डेस्टिनेशन के करीब पहुंच रहे हैं। ताकुरो बी और अनगिनत खजाने को लेकर घर लौटते हुए उत्साहित है। गाड़ी से उतरने के बाद ताकुरो पोरन को उसे सवारी देने के लिए धन्यवाद देता है। पोरन अपनी पत्नी और बच्चों के साथ जाने से पहले इसे टोल देता है। शहर के एंट्रेंस गेट पे खड़ा हुआ मार्लो को पता लगता है कि बसंत पास आ गया है क्योंकि पोरन शहर में वापस आ रहा है। पोरन की नौकरी के बारे में उत्सुक ताकुरो को पता लगता है कि व्यापारी सर्दियों के दौरान गर्म कपड़े बेचने के लिए चला जाता है और शिकार के लिए मौसम बेहतर होने पर घर लौट आते हैं। नॉर्मल मांस खाते समय पोरन की मुस्कान को याद करते हुए ताकुरो को एहसास होता है कि वे कितना भाग्यशाली है कि वे अपनी एबिलिटी से कहीं भी सामग्री इकट्ठा कर सकता है। जब मार्लो उसे जैरम के काम की याद दिलाता है तो ताकुरो को दुकानदार से मिलने की याद आ जाती है। अंदर पहुंचकर वे जर्नी से प्राप्त मटेरियल को सूखता है और चुपके से उसमें कुछ जादुई मिठाल मिला देता है। जैरम उन चीजों को ध्यान से देखता है, फिर ताकुरो से पूछता है कि उसे लेजेंडरी मटेरियल कैसे मिला। उसकी उलझन को देखते हुए जैरम ने समझाया कि केवल कुछ मैजिक मिठाल आयास के साथ ताकुरो के पास उनके राज्य में
में उपलब्ध सभी मैजिक पत्थरों की तुलना में अधिक जादुई शक्ति हो सकती है। फाइनली उसे एहसास हुआ कि उसने एक पागल भरा हुआ रहस्य उजागर कर दिया है। टागरो ऐसे व्यवहार करता है जैसे कि उसने अचानक ही जमीन पे पड़ी हवा को खोज लिया हो। हालांकि जेरम को पता चलता है कि भले ही ये एक भाग्यशाली मुठभेड़ हो, लेकिन खतरे के सामने से ऐसी मैजिक वस्तु को छीनने के लिए स्किल और साहस की आवश्यकता होती है। टागरो की बर्बाद हुई एबिलिटी के बारे में सोचते हुए जेरम उसे वेल्किन जाने के लिए कहता है, जो एक बहुत बड़ा शहर है जहाँ पर बहुत सारे गिल्ड और जानकारी उपलब्ध होती है। उसका मानना है कि टागरो टॉर्मी विलेज को शहर में प्रसिद्ध बना देगा तो उसे और अधिक कस्टमर मिलेंगे, लेकिन टागरो को निकट भविष्य में प्रसिद्ध होने की कोई भी योजना नहीं है। हालांकि एक बड़े शहर में जाना और नई दुनिया की खोज करने के लिए उत्साहित महसूस करता है। जेरम की दुकान से लौटने के बाद टागरो रात के लिए होटल चला जाता है। एक किताब पलटते हुए वे उस गिल्ड के बारे में जानकारी इकट्ठा करता है जिसके बारे में जेरम ने बताया था। टागरो को पता चलता है कि वेलिन के पास एक एडवेंचर गिल्ड है जहाँ सभी प्रकार के एडवेंचर अपने सामान, सेवा और सूचनाओं का आदान प्रदान करने के लिए इकट्ठा होते हैं। हालांकि उन्हें एडवेंचरर कहा जाता है, लेकिन गिल्ड के सभी सदस्य फाइटर नहीं है। यहाँ जाने की बात की है, एडवेंचरर लोग सपोर्टिंग रोल भी निभा सकते हैं। टागरो को बर्फीली आकाश की दुनिया को और अधिक देखने की इच्छा होती है। अधिक लोगों से मिलने की इच्छा से वह अपनी एबिलिटी का पता लगाने और अधिक पैसा कमाने के लिए वेलकल जाने का फैसला करता है। जर्नी पर निकलने से पहले तोरमी में रहकर यात्रा की तैयारी करता है। तोरमी में अपने दिन बिताते हुए टागरो एक शहर के फेस्टिवल में भाग लेता है जहाँ सभी लोग अपना खाना और ड्रिंक आपस में मिलजुल कर खाते हैं। वह देखता है कि वी कैसे बच्चों के बीच में फेमस हो गया है जो ड्रैगन के मास्टर का अभिनंदन करने के लिए आगे बढ़ते हैं। शहरी जीवन का आनंद लेते हुए टागरो दिन के समय अपना समय इकट्ठा करने और कुछ मसाले तैयार करने में बिताते हैं। जो महिला उसकी सामग्री को संसाधित करती है वह महिला टागरो से कहती है उसके चले जाने के बाद सभी गाँव वाले उसे याद करेंगे। वह उसे कहता है कि उसे उन दयालु लोगों को छोड़ के जाने का दुख है, फिर भी वह बड़ी दुनिया की खोज करना चाहता है। टागरो की डिटरमिनेशन देखकर वह उसे रोकने के लिए मनाने की कोशिश करना बंद कर देती है। फिर वह उसे दोपहर के भोजन से भरा एक बड़ा थैला थमा देती है, ये सोचकर कि वेलिम की अपनी लंबी जर्नी के उसके पास खाने के लिए कुछ नहीं होगा। टागरो जब उस लड़की को धन्यवाद देता है वह कहती है कि यदि उसे शहर के लोगों की याद आती तो वह कभी भी वापस लौट सकता है। हालांकि वह यह देखकर हैरान रह जाता है कि वह उसकी बाहों में और भी थैलियां रख रही है जिससे उसे दुनिया भर की भूख मिटाने के लिए पर्याप्त भोजन मिल गया है। इसके बाद टागरो अपने कमरे में मैजिक मितल को पकड़े हुए बैठा है जिसे जेरम ने उसे खरीदने से मना कर दिया था। जब वह सोचता है कि इस मैजिक आइटम का क्या किया जाए तो वी उस जटिल विषय के बारे में सोचना छोड़ देता है और सभी गाँव के लोगों की दयालुता के बारे में सोचने लगता है। टागरो उनका ऋण चुकाने के लिए एक यूजफुल गिफ्ट देने का फैसला करता है। फाइनली एक आइडिया मिलने के बाद वह अपनी मेज पर बैठ जाता है और मैजिक मितल और लाइटन को एक दूसरे के बगल में रखकर एक्सपेरिमेंट करने लगता है। फोकस करता है जिससे वस्तुओं के बीच चिंगारी पैदा होती है, फिर उन्हें एक साथ जोड़कर एक मैजिक लाइटन बना देता है। अगले दिन टागरो जब गांव छोड़ने की तैयारी करता है तो सभी विलेजर उसे अलविदा कहने के लिए गेट पर इकट्ठा होते हैं। उनका अभिनंदन करने के बाद टागरो मैजिक लैंटर्न मार्लो को देता है। वह बताता है कि लैंटर्न में एक मैजिक स्पेल है जो तोरमी के ऊपर एक बैरियर बना के देगा और उसे किसी प्रकार के खतरे से बचाएगा। मार्लो इस बड़े से गिफ्ट को देखकर खुश हो जाता है, लेकिन टागरो सोचता है कि ये उचित है कि वह गाँव के लोगों के दयालु व्यवहार का बदला चुकाए। वह उसे अपने लौटने तक गाँव को सुरक्षित रखने के लिए कहता है और मार्लो कहता है कि वह किसी भी समय यहाँ पर आ सकता है। हालांकि जेरम उनके इस सुखद क्षण में बाधा डालता है और लाइटन अपने हाथ में ले लेता है। जेरम टागरो से पूछता है क्या उसने किसी तरह मैजिक मितल से जादुई वस्तु बनाई है, लेकिन वह उसे और जानकारी देने से पहले ही भाग जाता है। जब विलेजर वाले अलविदा कहता है तो जेरम उसे यात्रा के लिए गुड लक कहता है। कुछ दिनों बाद टागरो बी के साथ एक सांप घास के मैदान में टहलता है। दोनों ही पीसफुल क्षेत्र में आराम महसूस करते हैं। तभी उनके सामने एक जायंट केकड़ा आ जाता है। मिस्टीरियस केकड़े को स्कैन करने के बाद टागरो को पता चलता है कि ये जमीन पर रहने वाला एक सर्वाहारी प्राणी है। पता चलता है कि लोगों को लगता है कि केकड़ा खाने के लिए बहुत खूबसूरत है, लेकिन टागरो के स्कैन के बाद पता चलता है कि केकड़ा का आंतरिक होल काफी खाने योग्य और स्वादिष्ट है। उसे शिकारी केकड़े को सस्ते सी फूड में बदलने का बहाना मिल जाता है। वह लड़ाई करने के लिए तैयार हो जाता है। टागरो अपनी रक्षा कर बढ़ाने के लिए हार्डनिंग स्पेल का इस्तेमाल करता है, लेकिन बी उड़कर केकड़े पर एक जोरदार हमला करता है। इस हमले से केकड़ा तुरंत ही बेहोश हो जाता है, लेकिन दो केकड़े वहाँ पर आकर उन्हें घेर लेते हैं। कोने में फंसकर टागरो ने कहा कि केकड़े से लड़ना आसान होना चाहिए क्योंकि वे केवल साइड में ही चल सकते हैं। हालांकि वे अचानक आगे बढ़कर उसे गलत साबित कर देते हैं। जैसे ही केकड़ा हमला करने के लिए अपने चिमटे उठाते हैं, बी टागरो को पकड़ लेता है और उसके साथ उड़ जाता है, जिससे वे एक दूसरे से टकरा जाते हैं। जब केकड़े जमीन पर गिर जाते हैं तो वह बी को धन्यवाद देता है और वापस चला जाता है। फिर पहला केकड़ा हमला करने के लिए वापस उठता है। इसके लिए टागरो अपना बेसबॉल बैट तैयार करता है और होम रन के लिए उसे बाहर फेंक देता है। जब सभी केकड़े मर जाते हैं तो टागरो अपने हाथ का चाकू की तरह इस्तेमाल करके उसे कठोर बना लेता है। वह सभी केकड़े को काट लेता है और मांस को बाहर निकाल लेता है। उसे एक बड़े से बर्तन में डाल देता है। जब केकड़े का मांस
बर्तन में उबल रहा होता है तो वह उसमें सारा मसाला डालने के लिए थोड़ा सा नमक डालता है। जब मांस पक जाता है तो बी और वह अपना हिस्सा लेते हैं और कठोर सैल को छील लेते हैं। दोनों को कोमल केकड़े के मांस से प्यार हो जाता है। तागुरु वी से कहता है भविष्य में हम अधिक स्वादिष्ट भोजन की खोज करते रहेंगे। कुछ हफ्ते बाद तागुरु बेल्जियम के बड़े शहर में पहुंच जाता है। विशाल सीमा दीवार को देखकर तागुरु शहर की एडवांस वास्तुकला से प्रभावित हो जाता है। एंटर करने से पहले उसे पता चलता है कि वेल्का बेल्जियम साम्राज्य का एक मीडियम आकार का शहर है जहाँ एग्रीकल्चर वन के प्राथमिक स्थानीय उद्योग है। उन्हें ये जानकर हैरानी है कि वेल्का में सबसे बड़ा एडवेंचरर गिल्ड है जहाँ दुनिया भर के लोग इकट्ठा होते हैं क्योंकि इस शहर का नाम कॉमन है। फिर वे अंदर जाने का डिसाइड करता है लेकिन वह देखता है कि निरीक्षण के लिए लोगों की बड़ी कतार लगी हुई है। जब तागुरु की बारी आती है तो वह अपने स्टोरेज बैग को छिपाने के लिए मैजिक का इस्तेमाल करता है और बी को अंदर छिपने के लिए कहता है जबकि गार्ड उसका निरीक्षण करते हैं। निरीक्षण रूम में प्रवेश करने के बाद तागुरु अपना बैग सौंपता है और गार्ड सरप्राइज हो जाते हैं कि वे एक गैदर है। वे उसे पूछते हैं क्या वे अपनी वस्तु बेचने आया है। तागुरु उन्हें बताता है कि वे केवल सिर्फ एडवेंचरर लोगों की गिल्ड में शामिल होना चाहता है। मेन गार्ड ने तागुरु का स्वागत करने से पहले और सवाल पूछे। हालांकि तागुरु को एंटर करने की अनुमति देने से पहले गार्ड उसे बताता है वह एवलिस नाम के एक स्पेल का इस्तेमाल करके उसकी जांच करेगा कि वह एक भरोसेमंद है या नहीं। वह तागुरु के स्टेज को देखने के लिए मैजिक मिरर का इस्तेमाल करता है और अनुमोदित करता है कुछ भी सस्पिशियस ना देख पाने पर। गार्ड का सहायक भी तागुरु का सामान साफ कर देता है। तागुरु को हैरानी होती है कि वह अन्य लोगों के स्कैन में कैसे दिखाई देता है। वह मैजिक दर्पण की जांच करने के लिए वह अपने स्वयं के स्कैन का इस्तेमाल करता है लेकिन गार्ड के बारे में जानकारी स्वयं ही पा लेता है। तागुरु दोबारा से ट्राई करता है और इस बारे में उसे पता चल जाता है तो उसे पता चलता है गार्ड केवल उसका नाम, उम्र और कुछ बुनियादी चीजें ही देख सकता है जिससे कोई रहस्य उजागर नहीं होता। जब वह राहत महसूस कर रहा था गार्ड उससे पूछता है कि उसे ड्रैगन का आशीर्वाद क्यों मिला है। तागुरु उसे सच बताने का फैसला करता है और उसे अपना बेबी ड्रैगन दिखाता है। गार्ड से हिलाता है लेकिन उसे कहता है कि वी को अपना पार्टनर निश्चित कर ले ताकि शहर में लोग उसे पहचान सके। अपने बैग में खोजबीन करने के बाद तागुरु पोरंग के बच्चे से मिला एक ब्रेसलेट निकालता है। वह उसे मार्कर के रूप में वी की पूंछ पर पहना देता है। गिफ्ट पाकर खुश होकर भी उनके चारों ओर उड़ने लगता है। हालांकि गार्ड उसे बताता है कि उसे इस बारे में शहर के मेयर को सूचित करना होगा। उसका सहायक तागुरु का बैग लौटा देता है। फाइनली गार्ड तागुरु को शहर में स्वागत करता है। अंधेरी सीमा की दीवार से बाहर आते समय तागुरु और भी अंधे हो जाते हैं। जब सूरज की रोशनी बाहर आती तो बाहर वह खुद को एक हलचल शहर में पाते हैं और भी उसे गिल्ड की दिशा में इशारा करता है। तागुरु अंदर जाता है तो उसे पता चलता है बड़े से अंदरूनी हिस्से में कुछ लोग इकट्ठा हुए हैं। वनी गन रिसेप्शन उसका गेट पर स्वागत करती है जिसका नाम अरियाना है और उसे अपने गिल्ड में स्वागत करने की तैयारी करती है। तागुरु उसे रजिस्ट्रेशन फॉर्म लेता है और सोचता है कि क्या वह इस दुनिया के विदेशी भाषा में लिख सकता है। वह अपना नाम जापानीज भाषा में लिखता है लेकिन मैजिक ऑटोमेटिक ही इस दुनिया की भाषा में सुधार देता है। जब तागुरु फॉर्म पूरा कर लेता है अरियाना उसे देखती है। अरियाना पूछे क्या उसने एक गैदर के रूप में कभी लड़ाई नहीं की। वह उसे बताता है कहीं चीमी नर के कुत्ते और बड़े से केकड़े से लड़ाई की है। अरियाना उससे उन मोस्टर से लड़ने का सबूत मांगती है। वह एजिटेट होता है क्योंकि मोस्टर के शरीर बहुत बड़ा है। वह उसे बताते हैं अगर अंग बड़े भी हो तो कोई बात नहीं। अरियाना के अप्रूवल के बाद वह अपने बैग में हाथ डालता है और एक पूरा केकड़ा बाहर निकालता है जिसके वजन से मेज टूट जाती है। जैसे ही डरी हुई रिसेप्शन पीछे हटती है एक विस्ट आदमी शोरगुल को देख लेता है और तागुरु पर एप्पल स्पेल से हमला करता है। जब उसका काम पूरा हो जाता है वह तागुरु से पूछता है कि उसके बैग में कहां से आया। तागुरु उसे बताते हैं कि उसे ये गिफ्ट के रूप में मिला है और विस्ट आदमी उसके जवाब से संतुष्ट होकर शीश हिलाता है। वह अरियाना को बताता है कि तागुरु सेफ है और समझाता है कि एप्पल स्पेल उसे देखने की अनुमति देता है कि किसी व्यक्ति के कोई बुरे इरादे तो नहीं है। अपनी जांच पूरी करने के बाद विस्टमैन तागुरु से कहता है कि वह अब अपना मास्क बेच सकता है। अरियाना बताती कि वह उसके रजिस्ट्रेशन के बीच में थे। आदमी को आश्चर्य हुआ कि वह इस विशाल केकड़ को क्यों घसीट रहा है। तागुरु बताता है कि वह इसे रात के खाने में खाएगा। उसके उदासीन प्रतिक्रिया से गिल्ड में सभी लोग हैरान रह जाते हैं और बीस्टमैन तागुरु की अच्छी पसंद को नजरअंदाज कर देता है। फिर तागुरु से पूछता है क्या वह अकेला है। फिर वह ड्रैगन की ओर इशारा करता है। वे ड्रैगन को देखकर बीस्ट हंसते हैं। एक रेयर गैदर के साथ इस तरह का यूनिक पैटर्न देखकर हैरान होते हैं। ये दृश्य देखकर गिल्ड के सभी लोग तागुरु के बारे में बात करने लगते हैं। उसके यूनिक पोटेंशियल को देखकर उत्साहित होते हैं। जैसे ही सभी एडवेंचर लोग उसके करीब आने की कोशिश करते हैं अरियाना उसे एक प्राइवेट रूम में ले जाती है ताकि वह शांति से उसका रजिस्ट्रेशन पूरा कर सके। रजिस्ट्रेशन पूरा होने के बाद अरियाना तागुरु को एक रजिस्ट्रेशन बैंड सौंपती है। जब वह उसे समझाती है कि वह सबसे निचले एफ रैंक से शुरुआत करेगा तो तागुरु बैंड को स्वीकार कर लेता है। इस विश भी को यह देखकर खुशी होती है कि दोनों ने मैजिक एक्सेसरीज पहन रखी है। एक नए एडवेंचर कार्य के लिए तैयार मास्टर ड्रैगन जोड़े अपने बैंड को आपस में टकराते हैं और रोमांचक भविष्य की प्रतीक्षा करते हैं। बेल्जियम में कुछ दिन बीत जाने के बाद तागुरु को जंगल में डेड एडवेंचरर का परिवार मिल जाता है। जब एडवेंचरर का परिवार शोक मना रहे थे तागुरु ने उन्हें बताया कि वह दर्द में नहीं मरा था बल्कि उसने उनके लिए एक पत्र लिखा था जिसमें उसके अंतिम वर्ड थे। बुलेर के पिता
अपने बेटे का सामान वापस करने के लिए ताकुरो को धन्यवाद देते हैं, लेकिन वह दर्द से खांसते हैं। ताकुरो उनकी खांसी देखकर उसे याद आता है कि वोलोरे उनके पिता के लिए दवा खोज रहा था। हालांकि वह उस एडवेंचर का सामान उसके परिवार को लौटाना चाहता था, लेकिन वह खुद ही उसके बेचारे पिता को ठीक करने का निर्णय ले लेता है। इसके बाद वह एडवेंचर लोगों की गिल्ड में चला जाता है, जहाँ वह खोज से मिला दुर्बल जड़ी बूटियां का गुच्छा सौंपता है। गिल्ड क्लर्क अपने परिणामों से खुश है, जबकि अरियाना कोने से शर्मिंदा होकर आती है। वह ताकुरो से पूछती है क्या वह सीधे तौर पर सौंपे गए ढेर सारे रिक्वेस्ट को स्वीकार करने के लिए तैयार है। वह हाल में ही शहर में काफी लोकप्रिय हो गया है। हालांकि ताकुरो नेचुरल रिप्लाई देता है कि वह केवल कुछ ही संभाल सकता है। कुछ क्वेस्ट सेलेक्ट करने के बाद वह थोड़ा आराम करने के लिए नहाने चला जाता है। जब ताकुरो ने पहली बार इस पब्लिक बाथरूम का दौरा किया था, ये सुअर बाड़े से भी अधिक गंदा था। लकीली ताकुरो ने इस गंदे पानी को शुद्ध झरने के पानी में बदल दिया। अब ताकुरो इसमें आराम से नहा सकता है। अचानक वहाँ एलिजेंट क्ले आ जाता है। क्ले उसके साथ नहाने लगता है और कहता है कि उसकी पुरानी चोट फिर से उभर आई है। क्ले उससे बोलता है तुम स्लम में एक बीमार व्यक्ति को ट्रीट कर रहे थे। ताकुरो उस चीज को याद करता है और बोलता है कि वह तो बस कुछ हीलर की नकल कर रहा था जिन्हें उसने देखा था। क्ले उसकी तारीफ करते हुए बोलता है कि उसने कोई चार्ज फीस नहीं ली। ताकुरो मन में सोचता है कि असली डॉक्टर उसका बिजनेस बर्बाद करने के लिए उस पर गुस्सा हो सकते हैं। क्ले उसकी मासूम बातों पे हंसता है। ताकुरो इससे कंफ्यूज हो जाता है। क्ले ताकुरो से पूछता है कि वह लो एडवेंचर रैंक पर क्यों बना हुआ है, और ताकुरो बताता है कि वह लो प्रोफाइल वाला बनने की कोशिश कर रहा है। ये देखते है कि वह कितना मासूम है। क्ले ने बताया कि इतना पावरफुल होने के बावजूद वह शांत रहकर और भी अधिक ध्यान आकर्षित करेगा। फिर वह उठकर चला जाता है और उसे शहर के नियमों के बारे में जानने को कहता है। नहाने के बाद ताकुरो गिल्ड में एक और खोज पूरी करता है। गिल्ड क्लर्क उसकी रैंक बढ़ाने के बारे में पूछता है, लेकिन वह फिर से मना कर देता है क्योंकि वह जानता है कि गिल्ड चाहता है कि वह केवल डिफिकल्ट कार्य को हल करे। ताकुरो को गिल्ड होता है, लेकिन वह परेशानी भरे कार्य के लिए अपनी शांति को नष्ट करना नहीं चाहता। अचानक एक एडवेंचर व्यक्ति गिल्ड के एक गोब्लिन अटैक के बारे में चेतावनी देता है, जिससे ताकुरो रियलिटी में वापस आ जाता है। गिल्ड मास्टर डी रैंक और उससे ऊपर के एडवेंचर को बैटल के लिए तैयार होने का आदेश जारी कर देता है। वे ए रैंक के एडवेंचर क्ले को भी गोब्लिन को संभालने का ऑर्डर देता है। ताकुरो वहाँ से चुपचाप निकलने की कोशिश करता है क्योंकि वह एक एफ रैंक है, लेकिन गिल्ड मास्टर उसे बताता है कि बाहर जाने के लिए उसे उसकी पार्टी में ज्वाइन होना पड़ेगा। जब गिल्ड पार्टी तैयार हो जाती है तो गिल्ड मास्टर उन्हें बताता है कि वे मैदान के स्तंभ की ओर जा रहे हैं। सभी एडवेंचर लड़ाई के लिए उत्तेजित होते हुए देख रहे हैं। ताकुरो को लगता है कि भावुक भीड़ के लिए वह बहुत नरम है। ये सोचकर कि वे एक एफ रैंक है, दो बीस्टमैन उस पर हंसते हैं और ताकुरो को चेतावनी देते कि वे उनके रास्ते में ना आए। तभी गिल्ड मास्टर उसके पास आता है और उसे बताता है कि गिल्ड नाम का अप्रेजल हर समय उसकी तारीफ करता है, इसलिए वह स्पेशल व्यक्ति होगा। ताकुरो को उससे बात करते समय इतना शांत देखकर गिल्ड मास्टर उसकी एडवेंचर की प्रशंसा करता है। बीस्टमैन मास्टर के मुंह से ताकुरो की तारीफ करते हुए सुनते हैं तो वे हैरान होते हैं। वे अंदर ही अंदर इतना ध्यान आकर्षित बंद करना चाहता है। जाने से पहले मास्टर उसे लड़ाई में उन लोगों की रक्षा करने के लिए कहता है जिनकी वह परवाह करता है। वह अपने असिस्टेंट मिजेली को पीछे छोड़ देता है, जो ताकुरो से अपने मास्टर द्वारा उसे घसीटने के लिए माफी मांगती है। वे लो रैंक के बावजूद वे लड़ने और गिल्ड की पार्टी में योगदान देने के लिए उत्साहित महसूस करती है। हालांकि एक बार वे बाहर निकलते हैं और गिल्ड के रिसीवर में पहुंचते हैं तो मिजेली उनके चारों ओर के सभी मोस्टर से डर जाती है और डर के बाद ताकुरो से चिपक जाती है। उसे इतना डरा देखकर वह उसके कंधे पकड़ लेता है, लेकिन मिजेली क्लेम करती है कि वह ठीक हो जाएगी। वे उसे कहता है कि वह रियलिटी का सामना करे और एक्सेप्ट करे कि वह डरी हुई है। वे मिजेली से उसकी हीलिंग एबिलिटी के बारे में पूछता है। ताकुरो लड़की से कहता है कि उसे यही रुकना चाहिए और दुश्मन से लड़ने के बजाय घायल लोगों को ठीक करने में फोकस करना चाहिए। आगे उसे कहता है कि लोगों को चोट लगने से डरना पूरी तरह से नॉर्मल बात है। कोई व्यक्ति तब तक नहीं लड़ता जब तक उसे स्वयं की रक्षा करने की आवश्यकता ना हो। ये बात सुनकर मिजेली का डर खत्म हो जाता है और वह हीलर की मदद करने के लिए वहाँ भाग जाती है। इस बीच क्ले ताकुरो के पास जाता है और उसके इंस्पायर परफॉर्मेंस में हंसता है। ताकुरो की हैरानी होती है कि क्ले फ्रंट लाइन में क्यों नहीं लड़ रहा है, तो लेजेंडमैन बताता है कि उसके पुराने घाव अभी भी दर्द कर रहे हैं। उसके वर्ड से ताकुरो को उसके पीठ पे लगे बड़े बड़े घाव याद आ जाते हैं। तो क्ले को हैरानी होती है कि क्या वह सोचता है कि वह कायर है क्योंकि वह भाग गया और दुश्मन से घायल हो गया है। हालांकि ताकुरो ने बताया कि यदि कोई व्यक्ति किसी की रक्षा कर रहा हो तो उसकी पीठ में भी चोट लग सकती है, जिससे क्ले हैरान होता है। अचानक उसे एक बैटल ग्राउंड से धुआं उठता हुआ दिखाई देता है। क्ले को लगता है कि लीडर की फॉर्मेशन खत्म हो गई। वे फ्रंट लाइन में खड़े लोगों की रक्षा करने के लिए अपना भाला पकड़ लेता है, लेकिन ताकुरो उसके घाव की याद दिला देता है। हालांकि क्ले सभी की रक्षा करने के लिए दृढ़ है, चाहे उसके साथ कुछ भी हो जाए, और लड़ने के लिए निकल पड़ता है। उसके जाने के बाद ताकुरो ने देखा कि मुरली उसके पीछे घायल एक व्यक्ति का इलाज कर रही है। वह सरप्राइज होते हैं कि उसने इतनी जल्दी अपने डर पे काबू कर लिया। उसके कॉन्फिडेंस से प्रभावित होकर गिल्ड मास्टर के शब्दों को याद करते हुए डिसाइड करता है कि उसे भी कुछ परेशानी उठानी चाहिए और अपने अनमोल दोस्त की रक्षा करनी चाहिए। वह अपने बैग में हाथ डालकर अपनी छड़ी निकालता है और हीलर के चारों ओर एक बैरियर बना देता है। जब चूहे
वाली लड़कियां सर्वे में आ जाती है तो वह उन्हें बताता है कि वे किले की मदद करने के लिए जा रहा है। एडवेंचरर लोग एनिमी को रोकने के लिए स्ट्रगल कर रहे हैं। अचानक तागरू वहाँ पर पहुंच जाता है और एक सिंगल अटैक से गॉब्लिन को मार गिराता है। वह उन जीवों को मारने के लिए दोषी महसूस करता है, लेकिन जानता है कि उसे अपने दोस्तों की रक्षा करने के लिए लड़ना होगा। उसकी परेशानी को देखते हुए भी उसकी मदद करने का फैसला करता है और एक बड़ा जादू करना शुरू कर देता है। एडवेंचर लोग नीचे झुक जाते हैं। बेबी ड्रैगन बिजली से सभी गोब्लिन को जला देता है। जब सभी गोब्लिन नीचे गिर जाते हैं तो सभी लोग मदद के लिए तागरू को धन्यवाद देते हैं। तागरू उनसे पूछता है कि गोब्लिन ने गिल पार्टी को कैसे पराजित किया, तो वे उन्हें बताते हैं कि एक हाई रैंक सर्जन गोब्लिन उनके पास आया और उनकी सेना को नष्ट कर दिया। शुक्र है कि किले की मदद से विस्ट युद्ध के मैदान से भागने में सफल रहे, लेकिन उन्हें मोर्चों पर गोब्लिन का सामना करने के लिए अकेला छोड़ दिया गया। जैसे ही बारिश शुरू हो जाती है, किले गोब्लिन पर अटैक करना जारी रखता है, लेकिन अचानक उसकी चोट बढ़ जाती है जिससे वे जमीन पर गिर जाता है। कुछ गोब्लिन इस मौके का फायदा उठाकर किले पर हमला कर देते हैं, जिससे किले को लगता है कि उसके लिए अब सब कुछ खत्म हो गया है। हालांकि जब गोब्लिन किले को आखिर में ढूंढ लेते हैं तो भी उन्हें अपनी लाइटिंग से भून देता है। लेजेंड मैन को चिंता होती है कि तागरू जैसे कमजोर गैदर बैटलफील्ड में है, तो वह किले को याद दिलाता है कि वह अपनी बैक इंजरी के साथ लड़ाई जारी नहीं रख सकता। तागरू किले से बोलता है कि उन्हें पीछे हट जाना चाहिए, लेकिन वह दूसरों को गोब्लिन की सेना का प्रकोप का सामना नहीं करना देना चाहता है। तागरू उसे बताते कि वे उसकी प्रोटेक्शन से ठीक रहेंगे। किले उसे बताता है कि गोब्लिन सर्जन उन तक पहुंच जाएगा, भले ही वे भागने की कोशिश करें, क्योंकि गोब्लिन सर्जन हमला करने के लिए कूदता है। दोनों एडवेंचर उससे बचते हैं। किले ने तागरू से कहा कि वे भागने के लिए गोब्लिन को रोक के रखेगा, लेकिन तागरू वहीं रुक जाता है और उसे बोलता है कि उसकी पीठ पे लगा घाव इम्पोर्टेंट है। इससे किले कंफ्यूज होता है। वे उसे कहता है कि ये घाव अभी तक उसे परेशान कर रहे हैं। ये पुष्टि करने के बाद किले के लिए ये घाव कोई अच्छी यादें नहीं रखता। तागरू उसे ठीक करने का फैसला करता है। वे अपने थैले में हाथ डालता है और मैजिक वाटर निकालता है और किले के शरीर पर डालता है। बेचारा लेजेंडमैन कंफ्यूज हो जाता है, लेकिन तागरू उस पर हीलिंग मंत्र पढ़ने के लिए अपनी छड़ी निकालता है, तो वे उसे किले के शरीर पर डाल देता है। इससे किले डर से गिर पड़ता है। जैसे ही किले की पीठ से स्क्रैच गायब होने लगती है, तेज नुकीली कीलें उगने लगती है। उसका शरीर तागरू की आंखों के सामने ट्रांसफॉर्म हो जाता है। एक बड़े काले ड्रैगन में बदल जाने के बाद किले ने तागरू से पूछा है कि वह अपनी जाति कैसे बदल पाया। वह क्लेम करता है कि वह तो बस अपने शरीर को ठीक करने की कोशिश कर रहा था। अपने शरीर में जबरदस्त पावर फ्लो महसूस करते हुए किले आत्मविश्वास से गोब्लिन के भीड़ पर हमला कर देता है और उन सभी को आसानी से मार गिराता है। यहाँ तक कि तागरू भी हैरान रह जाता है, क्योंकि किले अपनी नई पावर के नशे में पागलों की तरह हंसने लगता है। लड़ाई खत्म होने के बाद और पूछता है क्या उसने किले की पूरी पावर निकाली है, तो वह सिर हिलाता है और गिलमासो उससे पूछता है कि क्या वह वही व्यक्ति है कि गोब्लिन को हराने के लिए लाइटिंग स्पेल छोड़ा था। लेकिन तागरू को याद आता है कि ये सब बी का काम था, जबकि गिलमासो तागरू की मिस्टीरियस पावर से चिंतित है। वह उसका बैकग्राउंड जांच करने का निर्णय लेता है और हमले के दौरान उसकी मदद करने के लिए उसे इनाम देने की पेशकश करता है। आगे हम देखते किले नॉर्मल हो जाता है और तागरू से बैटलफील्ड में जो कुछ भी हुआ उसके साथ उसके बारे में एक्सप्लेनेशन मांगता है। हालांकि तागरू ऐसा दिखावा करता है कि वह कुछ भी नहीं जानता। लेजेंडमैन तागरू पे चिल्लाता है क्योंकि उसने बिना उसके परमिशन उस पे परिवर्तन किया, तो तागरू उसे बताया कि ड्रैगन वाटर के कारण ही ये ट्रांसफॉर्मेशन हुआ होगा। किले ये बात सुनकर कंफ्यूज होता है, तो तागरू बताते हैं कि ये हाई डेंसिटी वाला माना वाटर पानी है जो कि एशियन ड्रैगन की गुफा से मिला है, जो बी के पिता है। एशियन ड्रैगन का नाम सुनते ही किले दंग रह जाता है। जब वे बी को देखता है, वह तागरू से पूछता है कि उसने इतना कीमती पानी उस पे क्यों बर्बाद किया। तागरू उसे कहता है इमरजेंसी के दौरान अपनी रिकवरी में तेजी लाने की कोशिश कर रहे थे। किले उसके हाई लेवल स्किल से इम्प्रेस होता है, लेकिन तागरू को लगता है कि वह शरीर के बारे में जो कुछ जानता था वह सिर्फ उसकी नकल कर रहा था। इससे किले दोबारा से कंफ्यूज हो जाता है, तो तागरू बताता है कि पीठ में बहुत सारी नसें होती हैं, इसलिए उसने किले की नर्वस सिस्टम की कल्पना की। उसके शरीर में एनर्जी फ्लो ने प्रॉपर्ली मदद की। ये अजीब जानकारी लेजेंडमैन को हैरान कर देती है और वह तागरू से उसकी असली पहचान के बारे में पूछता है। सीधे तौर पर सामना होने पर तागरू अजीब सी स्थिति में आ जाता है और वह सोचता है क्या किले को अपनी असली जिंदगी के बारे में बताना सही होगा, जबकि तागरू को लगता है कि उसे अपनी असली पहचान उजागर करने में बहुत परेशानी होगी। किले कमरे से बाहर जाने लगता है क्योंकि वे उसे पर्सनल इंफॉर्मेशन के लिए उसे परेशान नहीं करना चाहता। हालांकि वे किले को रोकता है और उसके रियल बैकग्राउंड के बारे में ट्रस्ट करने को कहता है। जैसे ही लेजेंडमैन रुकता है, तागरू फाइनली रिवील करता है कि वे किसी दूसरी दुनिया से है। किले कुछ समय के लिए वहीं खड़ा रहता है, फिर पूरी तरह से अचंभित हो जाता है। तागरू को समझाने में कुछ ही समय लगता है कि वह इस दुनिया में कैसे आया। किले को अभी भी विश्वास नहीं हो रहा है कि कोई रियल दुनिया से अन्य दुनिया के लिए इनकार्नेट हो सकता है। हालांकि किले ने उस पर विश्वास करने का फैसला किया जब तागरू ने अपने रहस्यमय शक्ति का इस्तेमाल करके उसे सचमुच का ड्रैगनाइट में बदल दिया था। ये जानकारी तागरू को आश्चर्यचकित करती है, तो किले ने रिवील किया कि वे एक लेजेंडमैन की जाति से है जो नोबल ड्रैगनाइट के वंशज थे। तागरू के ड्रैगन वाटर और हीलिंग मैजिक से ड्रैगनाइट का ब्लड लाइन अवेक हो गया और उसके शरीर को और ज्यादा पावरफुल में ट्रांसफॉर्म कर दिया। किले को इस बात की खुशी है कि उसने
उसने अपने पूर्वजों की विरासत को पुनर्जीवित किया, लेकिन वह अपने अंदर प्रभावित हो रही अनियमित नई शक्ति को संभालने में काफी दबाव भी महसूस करता है। ताकरो को लगता है कि एक दिन उसे अपनी नई पावर की आदत हो जाएगी, लेकिन उसका सीरियस एटीट्यूड किले को परेशान करता है। हालांकि ताकरो अभी भी सोचता है कि चिंतित होने से कोई भी मदद नहीं मिलेगी और किले उसे बता रहे कि उसे चीजों को गंभीरता से लेना शुरू करना होगा। उसकी परेशानी से परेशान होकर वह ताकरो को दंडित करने का फैसला करता है, उसे दिन भर जो चाहे करने के लिए मजबूर करता है। अगली सुबह जब बाहर निकलता है, वह देखता है हर कोई अपने नॉर्मल रूटीन में लग गया है। वह मुस्कुराते हुए शहर की हलचल की तारीफ करता है और फिर वह हथियार की दुकान की ओर जाता है। जब भी कोई ये जानने की क्यूरियस हुई कि वे क्या खरीदना चाहता है, तो दुकान की मालकिन विनम्रता से उसका स्वागत किया और उसे अपनी दुकान में वेलकम किया।